नमस्कार, एक्सीलेंट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर सिंह। आज की चर्चा में भारत में विविधता में एकता का क्या अर्थ है, इसे जानने का प्रयास करते हैं। हम सभी बार बार सुनते हैं कि भारत में विविधता में एकता है, तो असल में इसका अर्थ क्या है? तो संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँ कि भारत में विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्मों और बहुत सारी परंपराओं के लोग रहते हैं, लेकिन उन सभी में एक मजबूत और साझा राष्ट्रीय पहचान मौजूद है। उस पर वो गर्व करते हैं, भारतीय होने पर गर्व करते हैं। वो एक साथ क्रिकेट मैच अगर टीम हमारी जीतती है तो पूरा देश इतनी विभिन्नताओं के बावजूद एक साथ हर्षित होता है, जश्न मनाता है। और अगर वही क्रिकेट टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है तो एक साथ दुखी होता है। ये एक बड़ा उदाहरण है एकता जो कि विविधता के बावजूद देश में मौजूद है। तो आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। पहली बात कि भारत में जो विविधता है वो क्या है। तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं कि देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, जो लगभग 4635 समुदायों में बटे हुए हैं। यहाँ पर 325 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जो 25 लिपियों में लिपिबद्ध होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कश्मीर से लेकर के और तमिलनाडु तक, और इधर गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक कितने प्रकार के खान पान हैं, कितने प्रकार की बोली भाषा है, कितने अलग अलग तरह के हम वस्त्र धारण करते हैं। इसके बावजूद हमारी एक ही पहचान है, भारत। हम एक राष्ट्रीय तिरंगे, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान इत्यादि पर गौरवान्वित होते हैं। और तमिलनाडु का सैनिक जम्मू कश्मीर की सीमा पर और गुजरात का सैनिक अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अपनी जान गंवा देता है, उसके अंदर वो कौन सी भावना है, जबकि उसके सगे संबंधी अरुणाचल में नहीं रहते, या तमिलनाडु के सैनिक के सगे संबंधी जम्मू कश्मीर में नहीं रहते। तो वो उसके अंदर कौन सी भावना है जो अपने सगे संबंधियों, अपनी संस्कृति वाले लोगों से हजारों किलोमीटर दूर कश्मीर में जान देने के लिए उसे प्रोत्साहित कर देती है। वही भावना एकता है, और इसी एकता की भावना से देश हमारा आज तक एक बना हुआ है। मैं एक उदाहरण इस पे दूं आपको कि इस विविधता को पश्चिम के लोग नहीं समझ पाए। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तब अंग्रेज जो विचारक थे, राजनेता थे उस समय के, उनका कहना था कि आखिरी जहाज जब भारत से लंदन पहुंचेगा तब तक भारत अनेक टुकड़ों में टूट चुका होगा, क्योंकि उनका मानना था कि भारत की इतनी विविधता उसे कभी एकजुट नहीं रख पाएगी। लेकिन हुआ इसका उलट कि इतनी विविधता होने के बावजूद भारत आज तक एक बना हुआ है, और न सिर्फ एक बना हुआ है बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। तो हमारी विविधता हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी मजबूती का प्रतीक है। तो इसी को मैं आपको 4 उदाहरणों से समझाता हूँ कि विविधता क्या है और फिर उसमें एकता क्या है। तो विविधता मोटे तौर पर तो आपने समझ ली कि इतने समुदाय, 4635 समुदाय, 325 भाषाएं, 25 लिपियां, अनेक प्रकार के धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन सबको मानने वाले लोग भारत में निवास करते हैं। उनमें
जो एकता है वो पश्चिम के विचारकों को, पश्चिम के राजनीतिज्ञों को, नेताओं को आश्चर्यचकित करती है, लेकिन भारत के लोगों को उसमें एक मजबूती दिखाई देती है। तो पहला उदाहरण हम इसके लिए लेते हैं समझने के लिए कि एक ही प्रकार के, लगभग एक ही प्रकार के अन्न से, अनाज से भारत में अनेकों प्रकार के पकवान, अनगिनत व्यंजन तैयार किए जाते हैं। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो अनाजों में हम पूरे भारत में गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, रागी का प्रयोग करते हैं। मसालों में हम नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा, इलायची, अदरक इसका प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से साग सब्जियों में भी देखें तो हम गिनी चुनी साग सब्जियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन प्रमुख अनाज और मसालों की सहायता से हजारों नहीं तो सैकड़ों प्रकार के व्यंजन हम पूरे देश में बनाते हैं। तो ये विविधता है हमारी। इतने विविध प्रकार के व्यंजन हम कुछ ही अनाजों से बना पाते हैं। उनका स्वाद विचित्र होता है। आप उत्तर से दक्षिण तक और पश्चिम से पूरब तक देखेंगे तो ये एकता का आधार जो अनाज हैं, सब्जियां हैं और विविधता का स्वाद उनमें पैदा होता है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि एक धागा अनेक परिधान, यानी कि जो हमारे वस्त्र हैं, हमारे जो भारत के लोग हैं, उनमें सबसे प्रमुख एक वस्त्र है साड़ी, जो बिना सिले हुए वस्त्रों की श्रेणी में आता है। लेकिन इसमें अनंत विविधताएं दिखाई देती हैं। एकता की बात करें तो साड़ी मूल रूप से एक ही प्रकार का परिधान है, परंतु अगर अनेकता की बात करें तो इसमें बुनाई और डिजाइन सैकड़ों प्रकार की प्रयोग की जाती है। पहनने की शैलियां सैकड़ों प्रकार की हैं। लेकिन सामग्री अगर इसकी देखेंगे तो उसमें वही कपास और रेशम का प्रयोग होता है। बेशक रेशम की जो साड़ियाँ हैं उनके अलग अलग नाम हैं, कपास की साड़ियाँ हैं उनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन फिर भी हम मतलब उस पहनावे को विविधता के रूप में देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण बात जो विविधता और एकता को समझाने के लिए कि एक उत्सव है और उसके अनेक नाम हैं। 14 जनवरी के आसपास पूरे देश में आप जानते हैं कि उस समय पर फसल कटाई का एक पर्व विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। उत्तर में पंजाब में लोहड़ी या माघी, असम में बिहू, माघ बिहू, इधर बिहार और इधर बंगाल की तरफ तिल संक्रांत, आंध्र प्रदेश में पेड्डा पंडुगा, दक्षिण में पोंगल, कर्नाटक में मकर संक्रमण, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण। विभिन्न नाम आप देखेंगे पूरे भारत में, और भी नाम हैं जो एक ही उत्सव के लिए, जिसे हम मोटे तौर पर मकर संक्रांति कहते हैं और इसे फसल कटाई का एक त्यौहार माना जाता है, पूरे भारत में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। ये इसकी विविधता का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसके बाद साहित्य की अगर हम बात करें तो साहित्य में हम देखेंगे कि कुछ गिनी चुनी कथाएं हैं जिनके सैकड़ों रूप भारत में मिलते हैं। इनमें हम तीन नाम लेंगे। एक है रामायण, जिसमें श्री राम की कहानी है। एक है महाभारत, जिसमें 5 पांडवों और कौरवों की कहानी है। और एक है पंचतंत्र, जिसमें अनेकों कथाओं, कहानियों के माध्यम से जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है उसको सुनिश्चित किया गया है। तो आप देखेंगे कि ये 2 महाकाव्य, रामायण और महाभारत और पंचतंत्र, इनके सैकड़ों वर्जन आपको भारत में मिलेंगे। लगभग हर जनजाति ने, हर सांस्कृतिक समूह ने इनके अपने अपने तरीके से लोक संस्करण विकसित कर लिए हैं, लेकिन मूल कहानी रामायण की, मूल कहानी महाभारत की और मूल बातें पंचतंत्र की वो लगभग एक जैसी हैं। चाहे फिर वो जनजातियां हों, उन्होंने अपने इतिहास को जोड़ते हुए महाकाव्यों के अनेक रूपांतरण कर लिए हैं, पुनर्पाठ कर लिए हैं, लोक संस्करण विकसित कर लिए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन 4 उदाहरणों में, जिनमें एक है खान पान का, अन्न और खान पान का उदाहरण, दूसरा है तीज त्योहार का उदाहरण,
चौथा है वस्त्र का उदाहरण, और चौथा है जो हमारा साहित्य है, रामायण और महाभारत जो महाकाव्य हैं, इनके आधार पर हम विविधता को और एकता को समझ सकते हैं कि विविध रूपों में ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पर मौजूद होते हुए भी उनके मूल पाठ लगभग, मूल भावनाएं लगभग एक जैसी हैं। तो अगर अंत में हम इनको कुछ उदाहरणों से और देखें, कोटेशन के आधार पर देखें, तो जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसने उनके जीवन पर प्रभावशाली असर डाला। भारत के महाकाव्य रामायण एवं महाभारत जनता के बीच व्यापक रूप से जाने जाते थे। उनमें उपस्थित प्रत्येक लोकप्रिय घटना, कहानी और नैतिकता की बातें जनमानस के अंतर्मन पर अंकित थी। निरक्षर ग्रामीणों को भी सैकड़ों श्लोक कंठस्थ थे। तो नेहरू जी का कहना था कि विविधता विभाजन नहीं, संपन्नता लाती है। संपन्नता यहाँ पे सांस्कृतिक समृद्धि की बात हो रही है। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने तो इस पर आश्चर्य व्यक्त किया कि भारत की इस अचंभित करने वाली विविधता में भारत का इतिहास किस प्रकार लिखा जा सकता है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर भी उन्होंने स्वयं ही दिया और उन्होंने कहा कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है, इसलिए इतिहास लेखन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पे पैदा नहीं हो सकती। रविंद्रनाथ टैगोर इसके लिए कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करें कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी न गंवा सकूं। और अंत में महर्षि अरविंद एक में अनेक के लिए कहते हैं कि विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है और यह उसकी प्रकृति एवं अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव और स्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। यह सिद्धांत हमें भारतीय जीवन के विभिन्न आयामों को समझने में मदद करता है। तो इस प्रकार इस चर्चा में मैंने आपको विविधता में एकता को समझाने की कोशिश की। आपको अगर यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे इस तरह के वीडियो आपको पहले मिलते रहें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, और इसके बारे में अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर निश्चित तौर पर आपको दूंगा। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।